गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 172 शासन मुद्दे और चुनौतियों का हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 14 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 14 हमारी रहेगी। क्या रहेगा? समावेशी और सहभागी शासन। एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूनिट पूरी बुक में जितनी भी यूनिट हैं सभी इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। इसलिए समावेशी और सहभागी शासन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हम इस क्लास को आराम से करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट यही रहता है। कई बार पूछा जाता है समावेशी शासन बताओ या सहभागी शासन बताओ, या समावेशी या सहभागी शासन की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्लास, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं। इसके लगभग 14 चैप्टर की जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है। आप लोग उन्हें जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्लासेस जा करके आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट रहेगा, इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। पहला क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि समावेशी शासन क्या है। 14.3 है ना, 14.3 जो है समावेशी शासन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट हमारा आएगा 14.4 सहभागी शासन। ये दोनों यानी 14.3 14.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 14.5 क्या रहेगा, समावेशी और सहभागी शासन में मुख्य मुद्दे और चुनौतियां किस प्रकार की हैं। तो यही हम 3 पॉइंट को इस क्लास में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही तीनों पॉइंट क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 14.3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, समावेशी शासन। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जेंडर अनुक्रियाशीलता के संदर्भ में भारत में समावेशी शासन से अवगत हो। यानी सबसे पहले हमें क्या समावेशी शासन को भारत में जानने के लिए, भारत में समावेशी शासन से अवगत होने के लिए क्या हम करेंगे, जेंडर अनुक्रियाशीलता यानी जेंडर अनुक्रियाशीलता को हमें जानना पड़ेगा। यानी भारत में अगर आप समावेशी शासन को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जेंडर के बारे में बात करनी पड़ेगी कि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के या महिला बाल विकास को लेकर के किस प्रकार की चीज़ों को किया गया है। देखो नेक्स्ट, यानी भारत में समावेशी शासन की हम बात करेंगे। सन 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी विभागों स्थानीय निकायों में जेंडर अनुक्रियाशीलता बजट का अनुकरण करने के लिए राज्य सरकारों को औपचारिक रूप से मार्गदर्शन किया गया। देखो सन 2013 में क्या होता, महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या कहता भैया कि आज हमारे देश में जितने भी मंत्रालय हैं, यानी भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं और जितने भी निकाय हैं, वहाँ पर जेंडर अनुक्रियाशीलता को लेकर के कुछ बजट फिक्स किया जाए। जैसे हर विभाग, जो भी विभाग होता है वहाँ पर महिलाओं को लेकर के उनके लिए कुछ खास बजट, उनके लिए कुछ खास चीज़ें या उनके लिए कुछ खास योजनाओं पर पैसा खर्च हो। यानी मेरा कहने का मतलब है भारत में कह सकते हो कि समावेशी शासन के अंतर्गत 2013 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बोला कि भारत में जितने भी विभाग हैं, जितने भी कार्यालय हैं, उन सभी विभागों में, सभी कार्यालयों में महिला यानी महिलाओं को लेकर के, यानी क्या करके महिलाओं को लेकर के, महिला विकास यानी स्थानीय निकाय जेंडर को लेकर, यानी जितने विभाग हैं वह जेंडर अनुक्रियाशीलता को लेकर के बजट बनाए। यानी सभी विभाग कुछ ना कुछ पैसे उन पर खर्च करें। नहीं, जेंडर अनुक्रियाशीलता पर जितने विभाग हैं वह कुछ ना कुछ पैसे क्या करेंगे, खर्च करेंगे। उनका औपचारिक मार्गदर्शन किया गया। इस प्रक्रिया को शीघ्रता से निपटने के लिए मंत्रालय ने राज्य को जेंडर बजट पर कार्यदल गठित किया। यानी इस प्रक्रिया जल्द से जल्द जो जेंडर अनुक्रियाशीलता उसको बनाने के लिए कह सकते हैं कि मंत्रालय जो थे उन्होंने राज्यों के लिए बजट गठित किया। नीति निर्माण में सरकार ने सभी स्तरों पर जेंडर असमानता से निपटने के लिए जेंडर नीति निर्माण के स्तर, यानी हमारी जितनी भी नीतियां बनती हैं उनमें जेंडर को दूर करने के लिए, यानी जो महिला और पुरुषों के बीच भैया भेदभाव है उसको दूर करने के लिए हर स्तर पर उसको देर किया है। यानी जेंडर असमानता को समाप्त करना है। यानी महिला और लड़कियों में जो भेदभाव है, क्योंकि महिलाएं जहां पर काम करती हैं, पुरुष जहां पर काम करते हैं, यानी महिला और पुरुष के साथ बराबरी का भेदभाव बराबर माना जाए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यानी जेंडर, यहाँ पर जेंडर बजट को बनाया गया। जेंडर
बजट क्या होता है कि हम वहाँ लिंग के आधार पे, यानी कह सकते हैं जेंडर के आधार पे कुछ बजट मिलेगा, यानी महिलाओं को कह सकते हैं उनके लिए खास योजनाएं, खास कुछ स्कीम या खास उनके लिए कुछ अवसर जरूर प्रदान किया। जितने भी मंत्रालय हैं उसमें महिलाओं को कुछ विशेष मिले, यानी महिलाओं को लिए उनके कुछ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बोला भैया कि हमारे देश में जितने भी विभाग हैं, जितने भी राज्य सरकारों के विभाग हैं, उन सभी विभागों में महिलाओं को लेकर के जितने उन विभागों में उनके लिए खास बजट, उनके लिए पैसे का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। नीति निर्माण में सरकार ने सभी स्तरों पर, यानी सरकार की जो भी नीतियां बनती है, सरकार ने क्या बोला, सभी स्तरों पर जेंडर असमानता को दूर करने के लिए, जेंडर अनुक्रियाशीलता को करने के लिए बजट अंगीकरण, यानी उनके लिए भी बजट बन। भैया बोला जा रहा कि महिलाएं जो है ना, महिलाओं के लिए विशेष बजट पास किया गया। सभी जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, ये जितनी हमारी सरकारें होती हैं, वहां पर महिलाओं के बजट, महिलाओं को लेकर के, यानी जेंडर अनुक्रियाशीलता को लेकर के सभी मंत्रालयों ने यानी कुछ ना कुछ पैसे वो खास रूप से उनके लिए टेंडर जारी, यानी कुछ ना कुछ बजट बना। जेंडर बजट दो भाग में है, भाग का और भाग खा, यानी जो जेंडर बजट है वो दो प्रकार का है। अब हम बात करेंगे क्या है समावेशी शासन। समावेशी का मतलब भैया कि जो महिला है, महिलाओं को भी शासन में लेकर के आओ, महिलाओं के लिए भी शासन में साझेदारी हो। देखो महिला और पुरुष दोनों मिलकर के शासन में समान भूमिका निभाएं, यानी महिलाओं, यानी कह सकते हैं जो जेंडर बजट बना सभी मंत्रालयों में या सभी विभागों में, जो जेंडर बजट बना वो दो प्रकार का बजट है। पहला वन है, दूसरा है। पहला क्या है, बजट का में महिलाओं को विशिष्ट योजना, यानी संसाधन आवंटन, यानी महिलाओं के लिए विशिष्ट योजना चलेंगी, यानी महिलाओं के लिए। भाग का में क्या बोला भैया, महिलाओं के लिए विशिष्ट योजना बनाई जाएगी, यानी क्या, महिलाओं के लिए विशिष्ट योजना। भाग खा में महिलाओं को समर्थन योजना, यानी उनका कुछ ना 30% दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सन 2019 में बजट वर्ष में 2019-20 में जेंडर बजट आवंटन को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, कितना कर दिया गया था, इकाई ढाई से ये कितना, 1,31,700 करोड़ रुपए। देखो क्या किया गया, देखो जेंडर बजट में क्या, महिलाओं के लिए विशिष्ट योजना तथा महिलाओं के समर्थन के लिए कुछ पैसे दिए जाए, यानी 30%, यानी महिलाओं के लिए विशिष्ट योजना चले जिस पर क्या रहेगा 100% बजट का आवंटन किया गया था, और महिलाओं के समर्थन के लिए 30% बजट का आवंटन। उदाहरण के लिए अगर बोले सन 2019 में महिलाओं के बजट को बढ़ा करके 1,31,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित रखा गया। वस्तुतः बजट में महिला सुरक्षा, पोषण और सामाजिक उत्थान, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के व्यापक वित्तीय प्रावधान किए गए। देखो यहाँ पर समावेशी शासन में क्या बात की जा रही है कि भारत में है भैया कि सभी विभाग, जितने भी मंत्रालय हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर, भारत के बजट में महिलाओं को लेकर के, महिला के लिए योजना चले, महिला सुरक्षा को लेकर के, महिला रोजगार के लिए, महिला पोषण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सभी के लिए लगभग 1,31,700 करोड़ रुपए 2019 में भारत सरकार ने जारी किए। हर साल लगभग इससे ज़्यादा दिन प्रतिदिन तरक्की, यानी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं को रोजगार या महिलाओं का रोजगार, पोषण और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय, कह सकते हो भारत सरकार हमारे बजट में महिलाओं के लिए विशेष बजट बनने लगा, यानी जेंडर अनुक्रियाशीलता के अंतर्गत। समावेशी शासन को अब देखेंगे, हम समावेशी शासन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, समावेशी शासन को सामाजिक विज्ञान साहित्य में प्रमुखता मिलने के फलस्वरूप मूलभूत जरूरतें, यानी समावेशी शासन को सामाजिक विज्ञान में जब इसको प्रमुखता मिली, यानी समावेशी शासन को भी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जब इसको माना गया, जरूरतों, उत्पादन और वैकल्पिक प्रारूपों में, अस्थायी आजीविका इत्यादि के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के विषय में इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी समावेशी शासन को कह सकते हो कि इसको वैकल्पिक प्रारूप, कोई न कोई वैकल्पिक या अस्थायी आजीविका के लिए समावेशी शासन का क्या रहा है, रूपांतरित। इस इकाई में हम समावेशी शासन के लिए राज्य के अंतर्गत 3 चर्चा, यानी राज्य समावेशी शासन के लिए क्या काम कर रहे हैं, यानी आप जो हमारे राज्य हैं वह समावेशी शासन का सामाजिक विज्ञान में कह सकते हैं अस्थायी आजीविका के लिए या समाज में समावेशी ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समावेशी शासन में, यह बताया जा रहा है कि समावेशी शासन में जब हम देखेंगे तो आधारभूत संरचना किस प्रकार बन रही है।
ठीक है। उसके अंतर्गत राज्य जो है वह 3 प्रकार की समिति बना रहे हैं। पहला क्या है देखो, संवैधानिक ढांचा या समावेशी शासन समाज के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यानी समावेशी शासन में जो उसका जो संवैधानिक ढांचा है उसका क्या समाज के लिए भैया आधार प्रदान करेगा। संस्थागत ढांचा यानी यहाँ पर स्थानांतरिक ढांचा क्या होगा, यह कानून और नीतियों को बढ़ावा देता है। यह किसको, कानून और नीतियों को बढ़ावा देगा तथा उसको लागू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा अग्रलक्षी उपाबन क्या, बहिष्कार और विभिन्न रूपों में क्या विरोध करना, इसको यहाँ पर काम करेगा। इस समावेशी यानी समावेशी शासन का मतलब होता है कि शासन में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए भी विशेष योजना चले, महिलाएं भी शासन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके भाग लें। यानी शासन प्रक्रिया को चलाने में हमारे शासन समावेशी यानी सबके लिए समान अवसर बने। ठीक है, समावेशी शासन। अगला देखेंगे समावेशी शासन के लिए संवैधानिक ढांचा हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, आज के इस सूचना युग में द्विजन और व्यावसायिक लोगों ने आकस्मिक रूप से यह प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त नहीं की है कि राज्य और समाज में सार्थक अंतरक्रिया के लिए नागरिक को इस प्रक्रिया में कैसे यानी समावेशी शासन में यह कह सकते हैं जितने भी विद्वान लोग हैं या व्यवसायी लोग हैं वह पूछ नहीं रहे हैं कि राज्य और समाज में यानी राज्य और समाज में जो नागरिक है वह कैसे संलग्न हो, जो नागरिक है वह अपना राज्य में कैसे योगदान दे। अगर समावेशी शासन की बात करें तो जो आम नागरिक है वह राज्य में और समाज में अपना कैसा योगदान दे। हमारा जो आम नागरिक है, जो आम लोग होते हैं, वह शासन में, प्रशासन में, राज्य में, या आप कह सकते हो कि वह समाज में किस प्रकार का योगदान दे या उनको कैसे लाया जाए, यह जानने या पूछने से ज़्यादा इच्छुक प्रतीत नहीं होते हैं। वे ऐसे प्रश्न में रुचि नहीं रखते हैं। तार्किक दृष्टि से लोकतांत्रिक संस्था का निर्माण नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों के उत्पादन और उपभोग को आकार देने के लिए शिक्षित करने के उद्देश्य क्या है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लोकतंत्र में अगर आप देखोगे तो जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें क्या है, नागरिक जो है उपलब्ध जो संसाधन है उसका उपयोग को आकार देने के तथा शिक्षित करने का उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं आज जो जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वह नागरिक जो हैं उनको जो संसाधन है उनको सही से संसाधन मिले या उनकी जो डेली लाइफ है वह सही है। यानी अगर आज हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आम नागरिक है उसको जागरूक करना है, उसको शिक्षित करना है ताकि वह शासन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग ले सके। क्या बढ़ चढ़ के भाग ले सके। सीमांत उपेक्षित समूहों के संसाधन में निष्पक्ष और समान वितरण को बढ़ावा देने में प्रियजन सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्ध है। देखो, कह सकते हैं कि नागरिक जो है, नागरिकों के जो राजनीतिक है, सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार हैं उन अधिकारों को संविधान प्रतिबद्ध करता है। यानी जो आम नागरिक है उस नागरिक के राजनीतिक अधिकार हैं, नागरिक के सामाजिक अधिकार हैं या नागरिक के सांस्कृतिक अधिकार हैं। संविधान यानी संविधान ये कह सकते हैं संविधान क्या है, उसके प्रति वचनबद्ध है। यानी भैया नागरिक जो है, जो हमारे आम नागरिक हैं वह भी शासन प्रक्रिया में समाज और राज्य में अपना योगदान दे। यानी नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति, सामाजिक अधिकारों के प्रति, आर्थिक अधिकारों के प्रति संविधान उनको क्या बहुत सारे अधिकार देता है। उन अधिकारों को बीच नागरिकों में जागरूकता भी होनी चाहिए। अगला देखेंगे क्या रहेगा, इन्हीं संवैधानिक प्रतिबद्धों के स्वरूप के कारण ही व्यक्ति की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब व्यक्ति एक मूक विषय से सशक्त नागरिक हो गया है। अगर पहले क्या होता था भैया, जो व्यक्ति होता था, जो व्यक्ति होता था ना, जब लोकतंत्र नहीं था, व्यक्ति मूक विषय होता था। व्यक्ति यहाँ आम लोग ना राज्य के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, राजा कुछ भी करता रहे बोले। यानी पहले जो व्यक्ति था वो क्या था, एक मूक विषय होता था। यानी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता था, अपने विचार नहीं दे सकता था। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो क्या है, वह सशक्त नागरिक बन गया है। सशक्त नागरिक बन गया, उसको भी राज्य के द्वारा बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी राज्य के द्वारा नागरिक एक सशक्त है, उसके भी कई सारे अधिकार हैं जिन अधिकारों का सरकार क्या कर सकती है, उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी आज जो नागरिक है वह जागरूक है तथा एक सशक्त नागरिक है, वह मूक विषय या मूक दर्शक नहीं बना है। यानी आज जो राज्य है वह नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि आज जो नागरिक है उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। जैसा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14-16 में मौलिक अधिकार दिए
दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार में देश में रहने वाला हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। जैसे मौलिक अधिकारों में भैया हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। धर्म, जाति, जेंडर आज के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर नागरिकों को अधिकार देता कि वह न्यायिक उपचार ले सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आइए इस दृष्टिकोण को निम्नलिखित देखो। आज के समय में क्या है कि जो नागरिक है, नागरिक को बहुत सारे अधिकार हैं, यानी नागरिक को बहुत सारे अधिकार हैं। राज्य नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यानी आज जो नागरिक है वह भी शासन प्रक्रिया का एक भाग बन गया, समान वो भी जुड़ गया है। आज जो नागरिक है वह भी शासन प्रक्रिया में जुड़ा। जिस प्रकार राज्य नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता, बोलने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, या आने जाने की आज़ादी है, अपना धर्म मानने की आज़ादी है, या उनको कई सारे मौलिक अधिकार हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। यानी राज्य या कह सकते हो सरकार जो है, शासन जो है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आज का जो हमारा नागरिक है वह सशक्त नागरिक है, जागरूक नागरिक है, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए वो क्या शासन प्रक्रिया में भी वह अपना स्वयं भी पार्टिसिपेट करता है। आज भी अगर आप देखोगे तो आज जो हमारी शासन प्रक्रिया उसमें नागरिकों का जो सहयोग है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे पर उदाहरण में क्या, भारत में पहली ट्रांसजेंडर पुलिस बनती है। सन 2017 में तमिलनाडु में पृथक रसनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस उपनिरीक्षक बनी। यानी भैया 2017 में पहली ट्रांसजेंडर पुलिस बनी थी। इस पद में उपेक्षिता सशर्त होने के बावजूद तमिलनाडु वर्दी पेशी सर्विस सेवा ने जेंडर के आधार पर उनकी उम्मीदवारी अमान्य कर दिया। पहले क्या जेंडर के आधार पर उनको पुलिस नहीं बनाया गया था, उनको पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया गया, परंतु उसने मद्रास उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत की। परिसुनाम बोर्ड ने उन्हें तृतीय श्रेणी में उन्हें ट्रांसजेंडर अधिसूचना करना पड़ा, यानी उनको तृतीय श्रेणी में रखा गया, यानी ट्रांसजेंडर बनी। आज पृथिका के अलावा 21 ट्रांसजेंडर पुलिस संवर्ग में हिस्सा है। लोक सेवाओं में ट्रांसजेंडर को रोजगार देने के लिए पृथिका के अभियान को अदालत और समाज के लिए एक व्यापक हिस्से में सराहना की गई। पहले जो ट्रांसजेंडर होते थे, जो गे होते थे, या जो ऐसे ट्रांसजेंडर हैं, उनको क्या होता था, शासन प्रक्रिया में पुलिस में शामिल नहीं किया। लेकिन तमिलनाडु में एक महिला थी जिसको आवेदन किया था कि उसने पुलिस के लिए भैया अप्लाई किया, पुलिस वाले ने उसका रिसर्च किया, आपको नहीं, फिर अदालत का उसने दरवाजा, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको यानी जैसे मेल और फीमेल यानी ट्रांसजेंडर को भी पुलिस विभाग में भर्ती होने की अनुमति मिल गई। उसके बाद कह सकते हैं इनके जो अभियान था, किसका, पृथिका नाम है उस लड़की का, पृथिका थी, जो बनती है पहली ट्रांसजेंडर पुलिस निरीक्षक बनती है, यानी डीएसपी एसपी बन जाती भैया। उसके बाद लगभग पृथिका का जो सहयोग रहा उसकी लोगों ने सराहना की, भैया कैसे ट्रांसजेंडरों को काम किया, कैसे अधिकारों को उसने लड़ा, और आगे चल करके लगभग 21 ट्रांसजेंडर जो महिलाएं थी वह भी पुलिस विभाग में भर्ती हुई, यानी धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। इस घटना के मामले को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 के एक क्लाइव उदाहरण के तहत किया गया। यानी अनुच्छेद 16 में बताया गया ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इसलिए उनको अनुच्छेद 16 में ही बोला गया कि भैया लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता है। कोई ट्रांसजेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सभी को नौकरी मिलेगा। यानी संविधान यही अधिकार देता ना, राज्य तो नहीं दे रहा था ना। पुलिस वालों ने तो भैया मना कर दिया, पुलिस वालों ने बोला तो हम तो आपको नौकरी नहीं देंगे, लेकिन क्या हुआ, फिर भी उनको संविधान में था भैया ट्रांसजेंडर को मिलेगा, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खड़ा, न्यायालय ने भैया कह दिया कि आपको भर्ती किया, तो उनको ले लिया। यानी संविधान के अनुच्छेद 16 में, यानी जिसमें बोला गया था कि यानी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जेंडर के आधार पर नहीं भेदभाव, तो उनको पुलिस में, यानी हमारे मौलिक अधिकार यह बताता है, धर्म, जाति, प्रजाति, जेंडर, वंशानुक्रम, जन्म के आधार पर राज्य किसी को भी अयोग्य नहीं ठहरा सकता, या राज्य जो है वह किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति और जेंडर और इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता भैया, उनके नौकरी मिलेगी, यानी उनके प्रकाश किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या, समावेशी शासन का संवैधानिक ढांचा। क्या सामाजिक तौर पर उत्तरदायित्व व्यापार में बिना समावेशी समाज को प्राप्त किया जा सकता है? अगर बात करें जो हमारा सामाजिक तौर पर अगर व्यापार की बात करें, क्या उसमें जो हमारा समाज है अगर उसमें योगदान न दे तो उसके जो लक्ष्य उसको प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में ट्रिपल बॉटम लाइन उपागम के नजरिए से छानबीन करनी होगी, यानी एक थिंकर है उसके नजरिए से देखेंगे। ठीक है, क्या है TBL के आयाम क्या है? स्पेलर ने हॉल
के अनुसार टीबीएल दृष्टिकोण एंकलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया। उनका मानना है कि इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दायित्व के संदर्भ में कार्यकर्ताओं का कार्य निष्पादन का आकलन यानी मूल्यांकन करने के लिए राज्य और गैर राज्यकर्ताओं का मापदंड को बदल दिया गया है। चलिए अब हम इन आयामों की चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से आयाम है? पर्यावरणीय आयाम क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पर्यावरणीय आयाम को देखते हैं। देखो, पर्यावरणीय आयाम के अंतर्गत स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगों की प्रभाव सम्मिलित है। यानी पर्यावरणीय आयाम आप देखें तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उद्योगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इस आयाम में हानिकारक पदार्थों के संदर्भ में जलवायु गुणवत्ता, जल विद्युत संसाधन खपत में जोखिमपूर्ण हानिकारक अपशिष्ट सुरक्षा निपटान, अपशिष्ट भूमि का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन, भूमि की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। अगर आप देखें आज जो हमारी व्यापार की बात करें तो उसमें भैया बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तमाम तरह की चीज़ें यानी पर्यावरणीय। आज जो व्यापार है वह पर्यावरण से पूरी तरीके से जुड़ा है। कहीं पर कंपनी लगती, कहीं पर इंडस्ट्री लगती है तो वह पर्यावरण को हानि भी पहुंचाती है और वो करती है। दूसरा सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में बेरोजगारी है। अगर सामाजिक आयाम में अगर हम देखें तो सामाजिक आयाम में बेरोजगारी दर है, महिलाओं की सहभागिता है, अपराध अनुपात दर है, स्वास्थ्य और सामाजिक यानी हमारे समाज में इस प्रकार की क्या है समस्याएं बनी हुई। सामाजिक आयाम में क्या है? बेरोजगारी है, महिला श्रमिक दर है या अपराध अनुमान दर है, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण है। इन सारी प्रकार की क्या हम आज चीज़ों को शामिल किया गया है। आर्थिक आयाम में देखो, आर्थिक आयाम में क्या शामिल किया? देखो आर्थिक आयाम में क्या, आर्थिक आयाम के अंतर्गत धन और पूंजी के प्रवाह को शामिल किया गया है। आय पर इसका आगामी प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है नौकरी, जैसे घरेलू नौकरी रोजगार में। ठीक है, यहाँ पर CSR का विचार उन वक्ताओं को सहज रूप से जिसका उद्योग है। देखो CSR यहाँ पर यूज किया गया है, यानी जैसे कोई भी कंपनी लगती है, ठीक है, कोई भी कंपनी लगती है, कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी मिल लगती है, तो वह समाज में वह भैया उसका यानी हमारा जो व्यापार है, जो हमारी ट्रेड है, उसमें सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम और आर्थिक आयाम शामिल है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगती हैं भैया, जहाँ पर लगती है वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं? कुछ CSR करती हैं। CSR एक प्रकार से वह अपनी कुछ जो परसेंटेज होता है, कुछ जो परसेंट जो उनको लाभ मिलता है वह धार्मिक कार्यों में या सामाजिक कार्यों में क्या करना पड़ता है? उनको खर्च करना पड़ता है। क्योंकि भैया जहाँ आपने कंपनी लगाई है वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ की आपने ज़मीन ली है, वहाँ पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो कर ही रहे हो, लेकिन क्या करना, वहाँ के आसपास के जो गाँव हैं, आसपास के जो लोग हैं, आपने देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री मालिक होते हैं वो अस्पताल खुलवा देते हैं, स्कूल खुलवा देते हैं। यानी आपको समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी इंडस्ट्री लगी है वह हमारे समाज सोसाइटी में लगी है और हमारे समाज सोसाइटी में क्या करती है? उसका कर्तव्य बनता है। यानी आज जो हमारा आर्थिक आयाम क्या बताता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनका सामाजिक आधार, सामाजिक लेवल पर भी उनके क्या भैया मेरी जिम्मेदारी बनती है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका सामाजिक, यानी उसी को CSR बोलते हैं, यानी उनका सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के उनको कम से कम 2%, यानी उनका जितना प्रॉफिट होता है उसका 2% सामाजिक कार्यों में काम करें। जैसे कहीं पर सड़क बनवा दी, नाली बनवा दी, पानी की व्यवस्था करवा दी, अस्पताल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, इस प्रकार के वह सामाजिक कानून, यानी जो हमारा उद्योग धंधे हैं, क्योंकि समाज में सोसाइटी में लगे ना, तो उसको CSR में ये सारी चीजें क्या करेंगी? उनको काम करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? CSR बोलते हैं। यानी कॉर्पोरेट, यानी इसी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, यानी जो हमारा कॉर्पोरेट है उसका, क्योंकि भैया आज जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे, इसी की मैं बात कर रहा था, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की मैं आपको बता रहा। देखो क्या होता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। देखो भैया जैसे मैं बात की, मैंने आपको बताया कोई कंपनी है जैसे गांव में आके लग गई है, ठीक है, गांव में आसपास लोग रहते हैं, गांव के लोगों का कंपनी ने क्या खेत खरीद लिया और कंपनी लग गई। लेकिन कंपनी जहाँ पर लगी है वहाँ पर वायु प्रदूषण करेगी, ध्वनि प्रदूषण करेगी, तो क्या उस दूसरा कंपनी जहाँ पर लगी है हमारे देश में लगी है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो कंपनी जो लगी है, जो हमारा पूरा कॉर्पोरेट है, जो उद्योग क्षेत्र है, उसकी सामाजिक भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने बोला कि गाँव में कंपनी लगी, तो गाँव में जो कंपनी लोग क्या करेगी? गाँव में सड़क बनवा देगी, गाँव में नाली बनवा देगी, गाँव में खड़ंजा बनवा देगी, पानी पीने की सुविधा बनवा देगी, क्या पता गाँव में कोई स्कूल बनवा दे, कोई कॉलेज बनवा दे या सड़क निर्माण करवा दे। इस प्रकार के जो हमारा कॉर्पोरेट होता है उसको 2%, उनको जितना प्रॉफिट होता है, कंपनी को जितना लाभ होता है, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को जितना लाभ
लाभ होता है उसका 2% यानी सामाजिक, यानी भैया हमारी जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, कंपनियां हैं, उनका भी सामाजिक एक जिम्मेदारी बनती है और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको क्या 2% उनको सामाजिक यानी सामाजिक कार्यों में खर्च करना होगा। स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, इस प्रकार की चीजों को बनवाती हैं और उसी को क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेटिव समाज। कॉर्पोरेट यानी भैया उसका सामाजिक दायित्व क्या है, यानी एक प्रकार से समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। तो उनकी जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है तो क्या करती हैं, कुछ धार्मिक कार्य करवाती हैं, कुछ सामाजिक कार्य या कहते हैं लोगों की हेल्प करना, राशन बांट देना, कपड़े बांट देना, इस प्रकार के, तथा पर्यावरण को बचाने के लिए भी शिक्षा, जैसे यहाँ पर सारी चीजें वही पता है, वही चीजें यहाँ पर CSR में आपको पढ़ने की मिलेंगी। तो CSR में यही चीजें होती हैं कि कंपनियां क्या करती हैं कि हेल्प करती हैं, कॉर्पोरेट जो पूरा क्या करता है, मदद करता है कि भैया शिक्षा में, एजुकेशन में, रोजगार में, हेल्थ में, इन सभी चीज़ों में क्या करती है, उनकी सामाजिक एक जिम्मेदारी है। देखो भैया कंपनी है, फैक्ट्री हमारी देश में लगी है, ठीक है, उसका भी एक सामाजिक दायित्व है ना भाई। आज हमारे देश में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिस गांव में कंपनी लगाई है, गांव के लोगों को रोजगार भी देती है, कई बार गांव के लोगों के लिए सड़क बनवा देगी, नाली बनवा देगी या पानी की सुविधा करवा देगी। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जितना प्रॉफिट होता है उसका 2% वो क्या करें, समाज के लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं या अपाहिज लोग हैं, दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, इन सभी की चीजों पर क्या करती हैं, वो पैसा खर्च करती हैं। समाज के प्रति भी उनकी जो जिम्मेदारी है उसी को क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व, यानी जिसे हम शॉर्टकट में CSR बोला जाता है। तो CSR जब आएगा तो अच्छी तरीके से इसको लिख देना, क्या होता है CSR, 2% यानी कुछ पैसे उनको सामाजिक हित में उनको खर्च करना, समाज कल्याण के लिए। वही इसका उदाहरण भी दिया गया है, कुछ कंपनी के उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए। बहिष्कार और विरोध की अग्रणी उपागम क्या है, इसको देखेंगे। बहिष्करण के विरोध में अग्रणी उपागम क्या होता है, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समावेश को प्रोत्साहन करने में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद विशेष रूप से दिव्यांग, जेंडर, ट्रांसजेंडर उपयुक्त व्यक्तियों को समूह में बहिष्कार के कई मामले आज भी अगर देखोगे तो भैया बहुत सारे लोगों का बहिष्कार हुआ, जैसे कोई दिव्यांग है व्यक्ति है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई उपेक्षित व्यक्ति है, इनका क्या, इनको बहिष्कार कर दिया जाता है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारें विकास वैकल्पिक विचार करें ताकि सभी लोगों के लिए समान अवसर, नहीं भैया सभी लोगों के लिए समान अवसर बने, किसी के साथ भैया भेदभाव ना, कोई अपंग है, अपाहिज है, दिव्यांग है या ट्रांसजेंडर है या हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बाहर नहीं निकालना है, बल्कि हमें क्या करना है, उनकी अपेक्षा नहीं करनी है, उनको बहिष्कार जो हो रहा है उनको नहीं करना है, बल्कि उनको राज्य सरकारें उनको शामिल करना है ताकि सभी के लिए समान अवसर देना। भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, यानी सबको समान अवसर देने की बात करता है। बहिष्कार के विरुद्ध अग्रणी उपागम है, बहिष्कार, जिन लोगों जो बहिष्कृत हैं समाज के, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो ट्रांसजेंडर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, जो असक्षम लोग हैं, उनको भी हमें बाहर नहीं निकालना है, बल्कि उनके लिए भी हमें नौकरी, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, खाना पीना, इन सभी चीज़ों यानी उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए भी क्या करना है, हमें कामों, उनको भी उचित अवसर मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना। यहाँ जहाँ हम जिस विकास विकल्प की चर्चा करने जा रहे हैं वह सामाजिक उद्यम ढांचा है। विकास के पक्षधर का मानना है संयुक्त राष्ट्र अस्थायी विकास लक्ष्य को अर्जित करने के लिए, यानी जो समाज से कटे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना। सामाजिक उद्यम ढांचा क्या होता है, इसको देखेंगे। सामाजिक उद्यम ढांचा ये रहेगा आपका, देखो सामाजिक उद्यम ढांचा, सामाजिक उद्यम ढांचा अस्थायी स्थानीय अर्थव्यवस्था निर्मित करने की इच्छुक जन समुदाय के प्रति एक सामूहिक प्रतिबद्धता है। आज जो हमारा सामाजिक उद्यम है, सामाजिक उद्यम का मतलब कोई भी हमारा कैसे कोई भी कंपनी है, उद्यम जो कंपनी फैक्ट्री में लगी हुई है, उसकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था निर्मित करने के उसमें जन समुदाय के प्रति उसकी सामूहिक प्रतिबद्ध है। यानी जो आज जो कंपनी लगती, जो फैक्ट्री लगती है, आम लोगों के प्रति उसकी क्या भैया कुछ ना कुछ प्रतिबद्धता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन आशय का बहिष्करण से जुड़ी असमानताओं तथा सामाजिक कलंक को दूर करना है। सोशल एंटरप्राइज
एन यूआर पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क इन इंडिया, जो सोशल इंटरप्राइज है पर ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट 2015 में आई थी। भारत में सामाजिक उद्यम के लिए परितंत्र यानी 2015 से सक्रिय है। इसमें उल्लेखनीय रूप से ये बताया गया था सामाजिक निवेश किया गया है ताकि अनुदान पूंजी निवेश के लिए माध्यम से काम किया जा सके। 2014 में सामाजिक उद्यम के लिए यानी जो आज हमारे सामाजिक उद्यम हैं, जितने भी कंपनियां हो क्या करें, लोगों को जैसे यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जीवन यापन करने के लिए इनको यानी भारत में समावेशी शासन के महत्व को समझाने आइए। अब हम समावेशी शासन का मतलब होता है कि शासन प्रक्रिया में यहाँ पर जो हम यहाँ पर थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ सामाजिक उद्यम का ढांचा क्या था। जितने भी हमारे सामाजिक उद्यम हैं वह क्या करें कि वह उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, सोशल जो फ्रेमवर्क है सामाजिक उद्यम का जो ढांचा है वह भी सहयोग करे। आज जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वह सेक्टर भी शासन प्रक्रिया में उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वह मिलजुल करके काम करें, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार जो नियम बनाती है उन नियमों और कानूनों को माने। इसी यही सारा क्या रहेगा समावेशी शासन। यहाँ पर हमने जेंडर की बात की, काफ़ी जेंडरों की बात की और भी काफ़ी हमने चीज़ों की बात की है कि CSR की बात की, यानी समाज में समावेशी शासन यानी जो हमारा शासन प्रक्रिया है उसमें सबकी समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी कैसे बनेगी, उसी चीज़ों को हमने समावेशी शासन के रूप में देखा है। अब हम देखेंगे हमारा क्या है सहभागी शासन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या 14.4 सहभागी शासन। भारतीय संविधान में सभी को समानता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का मतलब भारत में शासन में नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के भारतीय संविधान में अगर बात करें तो सबको समान माना गया। ठीक है, क्या सबको समान माना गया। ठीक है, सबको समानता दी गई है और इसी नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ, हमारे देश में कई सारे कदम उठाए गए। शासन में नागरिकों की सहभागिता कैसे बढ़ेगी, जनहित याचिका, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के जरिए नागरिक क्या कर सकता है, शासन में सहभागी हो सकता है। यानी जो आम नागरिक है वह शासन में कैसे सहभागी हो सकता है। ठीक है, कैसे शासन में सहभागी हो सकता है भाई, जनहित याचिका लगा करके। ठीक है, कोर्ट में कोई न कोई अपील कर सकता है या किसी को अधिकारों को हनन न्यायालय जा सकता है। नागरिक चार्टर यानी नागरिक को जो अधिकार है उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का प्रयोग करके क्या कर सकता है, वह शासन प्रक्रिया में भाग ले सकता है या शासन प्रक्रिया में जुड़ सकता है। भारत में शासन का ढांचा में इस चीज़ों को हम चर्चा, इस भाग में हम क्या सहभागी शासन के देखेंगे। सहभागी शासन की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन सभी हम संस्थाओं की बात करेंगे। सहभागी शासन, भारत में सहभागी शासन की संरचना कैसे है। देखो, संविधान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के आशय में सहभागी शासन संस्थाएं शामिल। यानी भारत का जो राजनीतिक है, सामाजिक है और जो आर्थिक विकास है वो आगे बढ़े, इसलिए भारत में कई सारी सहभागी संस्थाएं हैं, बहुत सारी सहभागी संस्थाएं हैं। आधारभूत लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल्लम जिला, केरल के जिला योजना समिति के प्रयास में बहु हितधारकों की सहभागिता से एक जिला विकास योजना विकसित की गई। 4 वर्ष की अवधि में ग्रामीण शहरी योजना को समेकित कर पाना इस योजना के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा। सहभागी शासन का मतलब होता है कि हमारा जो शासन प्रक्रिया चलती है और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे संस्थान हैं, उनको हम सहयोग में ला सकते हैं और अपनी शासन प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। सहभागी शासन में क्या क्या है, पहले हमारे ग्रामीण शासन है, जो भैया गांव का शासन है। ग्रामीण शासन क्या होता है, ठीक है, ग्रामीण शासन, सहभागी शासन में क्या है, पहला हमारा ग्रामीण शासन है, गांव का शासन। जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास सदैव विकास के केंद्र बना। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ भैया, तब से जो हमारा ग्रामीण गांव का विकास हो यह मुख्य बिंदु बना है। हालांकि वैश्वीकरण के युग में ग्रामीणों के अधिकारों को सुरक्षित करने के संदर्भ में अनेक चुनौतियां, जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से जो गाँव के लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में बहुत ज़्यादा चुनौती आ रही है। 3 एफ्ड फंड इंजेक्शन फैक्जेशन यानी कार्य और कार्यों में हस्तांतरित करने के मध्य केंद्र सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन, यानी केंद्र सरकार ने ग्रामीण शासन को बेहतर बनाने के लिए, या कह सकते हो ग्रामीण विकास को मद्देनजर रखते हुए 73वां संविधान संशोधन भारत सरकार ने किया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपेक्षित समुदाय महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो हमारा जो गांव है उसको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया तथा गांव के शासन प्रशासन में या कहते हैं महिलाओं की भागीदारी। आज भी जो पंचायतें होती है, जो गांव में पंचायत होती है, अगर उसमें चुनाव होता भैया तो महिलाओं को कितना 33%, महिलाओं को कितना 33% आरक्षण दिया गया है। यानी महिलाएं गांव में जब चुनाव होगा उसमें अगर 100 कैंडिडेट खड़े होंगे तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, यानी 33% महिलाएं भी उसमें जरूर होंगी। ग्रामीण शासन को बेहतर बनाने के लिए, गांव को विकास की और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, गांव में डेवलपमेंट हो, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, जिसमें कह सकते हैं कि उपेक्षित समुदाय या ऐसे समुदाय जिसकी उपेक्षा की जा रही थी, जैसे महिलाओं हैं, उनको भी उसमें आरक्षण देने का काम किया गया था। ठीक है, दिया गया। और सूचना प्रवाह के लिए राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। ग्रामीण विकास योजना, जिला परियोजना इत्यादि, जैसे ग्रामीण राज्य वित्त आयोग, जिला विकास परियोजना, या कह सकते हैं इसको महिलाओं तथा उपेक्षितों को चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण दिया गया। जो महिला थी, जो उपेक्षित लोग थे, उनके लिए गांव में चुनाव लड़ने की आरक्षण। महिलाओं को क्या है 33% और SC ST के लिए भी क्या है, जो गांव में इलेक्शन होगा उनके लिए क्या है, एक आरक्षण प्रदान किया गया है। एक पूर्ण समुदाय के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन किया गया ताकि जो हमारा ग्रामीण शासन है उसमें सबकी समान भागीदारी हो। ठीक है, इसलिए उनको ये किया गया। अगर हमारा ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की बात करेंगे, देखो ग्राम सभा को सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी जो ग्राम सभा क्या करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य पर, शिक्षा का अभाव, सामाजिक समस्याओं का सामना करने हेतु चर्चा की गई है। संक्रमण देखेंगे, यानी जो आज हमारी ग्राम पंचायतें हैं वह स्वास्थ्य में, शिक्षा में और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वास्थ्य विकास की दिशा में महिलाओं की सहभागिता का निर्णय सन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय ने खुले में मलमूत्र न करने वाले ग्राम के लिए लगभग 6,000 महिला पंचायत नेताओं को सम्मानित किया था। नहीं, आप बात करेंगे जो महिलाओं को लेकर के महिला पंचायती राज ने भैया कि खुले में मलमूत्र, यानी जो बाहर लोग लैट्रिन करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं, यानी गांव में खेत लेकर के डिब्बा में लेकर के जाता नहीं है, वही को बोल रहा है। ठीक है, पंचायती राज ने क्या बोला, पंचायती राज मंत्रालय ने खुले में मल त्याग, खुले में जो लोग मल त्याग करते थे, लैट्रिन बाथरूम करने जाते थे, खेतों में जाते थे ना, ऐसे बहुत सारे गांव थे ना जहां पर खुले में मल मूत्र त्याग करना बंद हो गया था। सभी ने भैया लैट्रिन बनवा ली थी। यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, वहाँ पर भैया सबने लैट्रिन बना। तो 600 ग्राम प्रधानों को कब 600 ग्राम प्रधानों को 2017 में सम्मानित किया गया था। यानी लगभग 600 ऐसे ग्राम प्रधान थे, 6000 ऐसे ग्राम प्रधान, महिला ग्राम प्रधान थी जिनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनके गांव में खुले में शौच करना बिल्कुल समाप्त हो गया था, सबके घर पर लैट्रिन बन गया था। इसलिए 600 कैसे कहने का मतलब है 6000 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया था इसके लिए। ठीक है, महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में विशेष रूप से यह ग्रामीण शासन में दीर्घकालिक अस्थायी प्रयासों में से, यानी महिलाओं के शासन में, ग्रामीण शासन में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, इसका एक उदाहरण है, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा अनुक्रियाशीलता स्थानीय शासन को सृजित करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज के लिए 2292 करोड़, ठीक है, 2292 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी स्थानीय शासन के लिए इतने फंड का उपयोग करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत मिशन योजना विकास के लिए नियम बनाए हैं। स्थानीय प्राथमिकताओं और जरूरतों को पारदर्शी और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्मिलित करके फंडों का अस्थायी प्रयासों में किया जा रहा है। यानी आज जो हमारा गांव है, जो हमारा, उसके लिए, उसका विकास के लिए बहुत सारा प्रयास हो रहा है, बहुत सारे पैसा दिए जा रहा है। तीसरे देखेंगे, बाल विकास फंडों के इष्टतम प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायतें हेतु प्रोत्साहन करने के लिए मंत्रालय ने मार्च 2009 में बाल हितैषी ग्राम योजना के अवार्ड देने की घोषणा की। समावेशी बाल विकास ने ध्यान में रख करके टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता, विद्यालय में नामांकन, पढ़ाई में ही छोड़कर खेल का मैदान, यानी कह सकते हैं कि गांव में डेवलपमेंट और विकास करने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारी जो ग्राम पंचायत है उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंडर जारी हो रहा, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव का डेवलपमेंट हो सके।
गांव को डेवलप यानी जो टीकाकरण हो, गांव में पोषण अच्छा हो, या कह सकते हैं कि जो गांव में बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको स्कूल में लाना, या बच्चों का स्कूल में नामांकन जो बढ़ रहा है, इसके लिए भारत सरकार जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा दे रही हैं ताकि उनको प्रोत्साहित भी करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें बढ़ें, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, ताकि हमारे जो गांव हैं उनका भी विकास हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमारी जो भारत सरकार है वह पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा फंड दे रही है या बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है ताकि उनका ग्राम पंचायतों को उत्साहवर्धन यानी ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा फंड दिए जा रहे हैं ताकि वह महिला विकास के लिए, बाल विकास के लिए, गाँव में सड़क नाली खड़ंजा जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, या गर्भवती महिलाओं को खेल का मैदान बनाने के लिए, गांव में टीकाकरण, स्वच्छता, स्कूल की, इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसको भारत सरकार की तरफ से लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए हर साल जारी किए जा रहे हैं ताकि गांव का डेवलपमेंट हो सके, गांव का विकास किया जा सके। अब हम शहरी शासन को देखेंगे, ठीक है। शहरीकरण की चुनौती से निपटने के आशय में केंद्र सरकार ने 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर सरकार को चुनने और प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए संरचनात्मक ढांचा बनाया गया था। यानी भैया 74वां, जैसे 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों को लिया था, उसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन आज हम अगर आप शहरों में देखोगे तो क्या देखते हो, वहाँ पर आपको नगर निगम और नगर पालिका, अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो आपको नगर निगम मिलेगा, आप अगर छोटे शहर में तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको नगर पालिका मिलेगी, ठीक है। तो नगर पालिका मिलेगी, आपको नगर निगम मिलेगा। जैसे आपने दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली नगर निगम है, वैसे अगर आप बिहार यूपी में बड़े बड़े अगर आप शहर में रहते हो तो वहाँ पर नगर यानी शहरी जो हमारा शासन है, शहरी शासन को लेकर के काफ़ी प्रयास किए, जिसमें हम क्या नगर को लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसके शब्दों का यूज करते हैं, यह म्यूनसिपल यानी जो हमारा शहरी शासन है उसको भी संविधान में मान्यता है। जिस प्रकार हमारी ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, विकास का काम करती हैं गाँव में, उसी प्रकार से शहरी विकास के लिए हमारा जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, या जो हमारा निगम है यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वह लगातार शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहरों के विकास के लिए लगातार काम करें। यह संवैधानिक ढांचे में शहरी स्थानीय निकायों को केंद्रीय भूमिका स्वीकार किएगा, उन्हें फंड कार्य और कार्यकर्ती हस्तांतरण यानी आज भी जो शहर हैं, शहर की विकास के लिए जो हमारा नगर निगम है, जो नगर पालिका है, उसके लिए भी बहुत सारा फंड जारी होता है ताकि हमारे शहरों का विकास हो सके। वहाँ पर जैसे शहर में नाली है, सड़क है, कह सकते हैं कि कुछ भी बनवाना है, प्याऊ बनवाना है, या कहे सीवर लगवाना है, या मैं कह सकता हूँ कि पार्क बनवाना है, शहरों में और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, या गटर बनवाना है, इन सभी सारे कार्यों को करने के लिए शहरी प्रशासन करता है। शहर की जो समस्या, शहर में कूड़ा उठाना है, या शहर में जैसे आप दिल्ली में एमसीडी को देखते होंगे तो ये वही तो है शहरी शासन, जो हमारा नगर निगम नगर पालिका होती है उसको 74वें संविधान संशोधन मदद दी गई ताकि हमारा जो शहर की जो समस्या है, स्थानीय जो शहरी समस्याएं हैं, उसी को वहीं क्या लेवल पर उसको सोल्व किया जाए। जो उसके लिए आज भारत सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजना चलाती है, जिसमें नगर निगम नगर पालिका देखोगे तो आपका जो होगा वार्डों में बटा रहेगा, और हर वार्ड के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी महानगर समिति होती है जो क्या करती है, अपने कामों को करते तथा शहरी विकास के लिए इनके लिए क्या हो रहा है, काम किया जाए। आज शहरी विकास, शहरों में विकास करने के लिए क्या सरकार बहुत सारा टेंडर जारी करती है, और बड़े बड़े तो निगम जैसे दिल्ली नगर निगम है, या मुंबई नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इतना ज़्यादा पैसा इनके लिए आज जैसे गाँव में हमारे लिए पंचायती विकास के लिए बहुत पैसा सरकार जारी करती है, उसी तरह शहरी विकास के लिए भारत सरकार शहरों में डेवलपमेंट करके जो हमारी नगर निगम है, जो हमारी नगर पंचायतें हैं, उनके लिए भी बहुत सारा पैसा जारी हो रहा है। उनके लिए कई सारी योजना जो समिति हैं वो लगातार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यानी टाउन जो हमारे जो आज हमारे ज़िले हैं, उन ज़िलों में जो हमारा जिला प्रशासन है, या कह सकते हैं नगर निगम नगर पालिका लगातार जिलों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखो केस उड़ान के लिए महानगर शासन में नव परिवर्तन यानी नागरिक बजट भी जारी हो रहा है। आज वहाँ पर जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए वही मैंने आपको बता दिया है। जैसे सहभागी साधन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। सहभागी साधन क्या है? समुदाय के सशक्तिकरण के उद्देश्य से समृद्ध हितधारकों के कई सहभागी संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन यानी सहभागी साधन का मतलब होता है कि ग्रामीण जो है वह कितना पार्टिसिपेट करें, कितना ही उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीण परियोजनाओं की योजना बनाने में उसका मूल्यांकन में सुगम बनाने के तरीके से, जैसे जल निकाय, स्वच्छता, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्र की आदि योजनाओं को सशक्त बनाना। यानी आज हमारे सहभागी शासन जो शासन में सहभागी हैं, जैसे जल है, स्वच्छता है, विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, इन सारी योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए इनको क्या भैया, इनकी जांच भी करना, इनको सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। इनकी सामाजिक यथार्थता की गहन समझ और जानकारी विकसित करने की योग्यता के कारण सहभागी अधिगम यानी सहभागी लर्निंग जो है उसको भी कहा जा सकता है। यानी सहभागी साधन, यानी जो सहभागी शासन है वो कैसा है, शासन जो प्रक्रिया है, जैसे उसमें हमारा नगर निगम है, नगर पंचायत है, या गाँव का जो विकास है, यानी इनको भी हमें अपने शासन प्रक्रिया से जोड़ना पड़ेगा। जब हमारे गाँव शहर, जो हमारे गांव होंगे, ग्रामीण अंचल के क्षेत्र होंगे, जब वहाँ पर विकास होगा, जो हमारी शहरी क्षेत्र होगा वहाँ पर जो शासन प्रक्रिया चलती है वहाँ पर विकास होगा, तब हम क्या, सहभागी शासन, यानी जो शासन प्रक्रिया में सहभागी संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से उनके लिए बजट जारी हो रहा, किस प्रकार के लिए उनके पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। अगला जो देखेंगे सामाजिक प्रतिचित्र क्या होता है। अगला जो हमारा सोशल मैप, सामाजिक ग्रामीण मूल्यांकन, यानी सामाजिक सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, यानी गांव में जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जैसे सामाजिक, जैसे परिवार, भैया सड़क है, जल निकासी है, व्यवस्था है, पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, पेयजल है, इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान केंद्रित किया जाए। ये सारी जो गाँव में परियोजनाएं चल रही हैं, ये परियोजनाएं कितना सही कितना नहीं, इसको सोशल मैपिंग भी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको जाँच भी करना बहुत जरूरी है। या इनके लिए जो योजना बनी, जो नीतियाँ बन रही हैं, स्थानीय लोगों को प्रासंगिक हो, ताकि वह लोग सरकारी योजनाओं के लिए समुदाय के साथ अपना स्वामित्व निर्मित कर सकें। यानी जो सोशल मैप का मतलब होता है समाज के जो गांव के लोग हैं, जो गांव में क्या बन रहा है, जैसे सड़क बन रही है, जल के लिए काम हो रहा है, पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, पेयजल है, इसमें गांव के लोगों की भी साझेदारी या सहभागी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका भी सहभागी शासन, इनका भी करना बहुत, इनका भी होना, इनके भी अटैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो समझो, जो हमारा गाँव है, ठीक है, जो हमारे गांव हैं वहाँ पर जैसे कोई भी विकास के कार्य होते हैं तो वहाँ पर नागरिकों की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नागरिक भी गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें भी वह बढ़ चढ़ के भाग लेने चाहिए। अगला समुदाय अंक कार्ड क्या होता है, उदाहरण के लिए यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल दिया गया, समुदाय अंक रिपोर्ट कार्ड होता है, यानी जो हमारा गाँव में समुदाय है वह कितना डेवलप हो रहा, कितना डेवलप है, उसका रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पर बात की हुई, वही रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दिया गया है, उसी रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं मेन बताऊँगा, जैसे नागरिक स्वदेशी पर्यावरणीय आकलन है, पर्यावरण के आधार पर ही हमें देखना पड़ेगा। जो आज हमारा शासन प्रशासन चल रहा है ये वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं होगा, इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। क्या है नागरिक निर्देशित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, टूल किट क्या होती है, यानी जो हमारा शासन प्रशासन चला वह कितना सही है। जैसे अगर बात करें, जैसे यहाँ पर झारखंड है, कर्नाटक है, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना की नागरिक निगरानी नामक योजना हिस्सा है। यानी जो हमारी योजनाएं चल रही, जो सरकारी चल रही हैं, उनकी निगरानी भी करना बहुत जरूरी, कितना काम हो रहा, कितना काम नहीं रहा। सामाजिक, अगला जो पॉइंट है क्या कहा, सामाजिक मीडिया और आपदा अनुक्रिया। हाल ही में इसको देख लेंगे क्या रहेगा, हाल ही में सामाजिक मीडिया का महत्व विशेष रूप से आपदाओं के दौरान अत्यधिक। आज जो मीडिया का महत्व है भैया, कोई भी आपदा आती है उसको बढ़ गया। सामाजिक मीडिया प्रौद्योगिकी में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ऐसी सहभागी प्रौद्योगिकियां ये आज शामिल है जो विश्वव्यापी समुदाय के साथ जुड़ने में सक्षम, जैसे संचार नेटवर्क बंद हो जाने से स्थिति रखते हैं। इस उपयोग में आइए सामाजिक मीडिया के अनुक्रिया, यानी आज जो मीडिया है उसमें जैसे कश्मीर में बाढ़ आई थी तो आज वहाँ पर आपूर्ति है या जो सारी जो चीज़ें ठप हो गई थी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से नागरिकों को जानकारियां तेजी से मिले। यानी आज अगर कोई भी आपदा आती है, लेकिन जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन चीज़ों के जरिए उनको जानकारी, यानी आज जो मीडिया है, जो आज सोशल मीडिया है, वह गाँव में सूचना पहुँचाने में, संचार पहुँचाने में, अगर कोई भी आपदा आती है, अगर ठप हो जाता तो सोशल मीडिया जो आज गाँव में इंफॉर्मेशन, सूचना पहुँचाने में, सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में, जो आज हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वह गाँव में डेवलपमेंट विकास करने में भी एक सहभागी शासन के रूप में इसको शामिल किया जा रहा है। यानी उसके जरिए भी गांव में सूचनाएं भेजी जा रही हैं या लोगों के मत और विचारों को भी शामिल किया। जैसे कश्मीर में बाढ़ आई थी तो वहां पर इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था और उसी के आधार पर यहां पर हम सहभागी शासन को देखेंगे। तो यहां पर यही पूरा था आपका सहभागी, ये आपके लिए। अब हम देखेंगे समावेशी और सहभागी शासन में चुनौतियां क्या क्या हैं। देखो पहला अब हम देखेंगे, पहला जो पॉइंट का 14.5 कह रहा है, समावेशी और सहभागी शासन में मुख्य मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन से हैं। पहली चुनौती क्या है, जेंडर असंतुलन है। ठीक है, जेंडर असंतुलन में अगर बात करें, पहला क्या है भैया, समावेशी और सहभागी, यानी शासन प्रक्रिया में सभी लोग भागीदार हों
और सबका पार्टिसिपेट हो। इसमें सबसे बड़ी समस्या चुनौती यही आती है कि जेंडर असंतुलन है। स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण होने के बाद भी अभी तक महिलाएं अपने राजनीतिक सशक्तिकरण साका ने संवैधानिक ढांचा में महिलाएं को चाहे वह किसी भी जाति वर्ग शिक्षा आय की हो सहभागी होने का अधिकार प्रदान करते हो। यद्यपि मातृसत्ता मनोविज्ञान राजनीतिक और प्रशासनिक समझ का अभाव उन्हें विकासात्मक कार्यों में नहीं ला पा रहा। यानी अगर हम शासन प्रक्रिया में अगर भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वहाँ पर भागीदारी नहीं बढ़ रही, यानी महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेंट, यानी जेंडर असंतुलन है। पहला जो कह सकते हैं समावेशी और सहभागी शासन की पहली बड़ी समस्या क्या है, जेंडर असंतुलन है। यानी कह सकते हैं कि जेंडर को लेकर के क्या है, यानी पुरुष ज़्यादा महिलाएं कम है। इतना प्रयास हो रहा, उनको आरक्षण भी दिया गया, फिर भी अभी 50% भी महिलाएं, यानी पुरुष भी 50% नहीं, महिला भी नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं की संख्या अगर हमारे शासन प्रशासन में बात करें तो उनकी संख्या बहुत कम है। दूसरा, आज अगर बातें नागरिक जागरूकता का भी बहुत अभाव है। देश में महिलाओं तथा उपेक्षित वर्गों में अनेक सहभागी और समावेशी संरचना है, लेकिन सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जागरूकता, आज जो हमारी सरकार की कोई भी योजना चलती है, सरकार की कोई भी नीति चलती है, नागरिक के पास जागरूकता नहीं है, नागरिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं, बढ़ चढ़ के भाग ही नहीं ले रहा है। जागरूकता बढ़ाने के कारण वह आर्थिक और सामाजिक सहभागिता के रास्ते में बाधा डाल रही है। यानी आज जो नागरिक है वह आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आज वह सरकारी योजना से और सरकार के शासन से नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। यही सबसे बड़ी बाधा बनी है। ग्रामीण विकास के निर्धारण के लिए अधिकांशतः प्राप्त हुए फंडों का प्रयोग वित्तीय कार्यों में अंत में किया जाता है। दूसरा पहलू है कि ऋणों और आर्थिक सहायता से पहुंच संबंधित है। सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष रूप से योजना और कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इस तहत राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण विकास बैंक भी बना है, किंतु लोग अभी भी अपनी वित्तीय लाभों के बारे में अभिज्ञ हैं। वर्ष 2016 में तमिलनाडु में गांव में वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नाबार्ड की सहायता की गई। यानी आज भी अगर हम गांव की बात करें, गांव में जागरूकता बहुत कम है या जागरूकता का अभाव है। यानी लोग जो है वह शासन प्रक्रिया से जिस रूप से यानी उनके पास जानकारी नहीं पहुंच रही या सोच रहे, यानी जानकारी शासन प्रक्रिया में सहभागी और समावेशी शासन को बेहतर बनाने में, यानी शासन प्रक्रिया में सबकी समान भागीदारी हो, सबका समान सहयोग है। इसमें सबसे बड़ी समस्या रही है कि लोगों के पास जागरूकता के अभाव है, इंफॉर्मेशन नहीं, सूचनाओं का अभाव है। दूसरा, क्षमता क्या, अगला क्या है, पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का अभाव है। अब क्या है कि आज लोगों के पास पर्याप्त क्षमता निर्माण नहीं, पर्याप्त क्षमता नहीं है या उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्थानीय लोग क्षमता निर्माण के संदर्भ में अभी भी आयोग, उदाहरण के लिए जिले के लिए समकालीन योजना विकसित करने हेतु भारत के कई जिलों में अभी भी संयुक्त वार्ता और सहभागिता का अभाव है। यानी जिलों में काम करने के लिए अभी भी वहां पर लोग आते नहीं, सहभागिता नहीं बन पा रही, यानी सभी लोग एक मंच वार्ता, संयुक्त वार्ता जिले में नहीं हो पा रही है, अभी भी काम हो रहा। माइक्रो योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी आज जो जैसे आपदा स्थिति है, जेंडर संवेदीकरण है, बजट है, बालिका सुरक्षा है, मानसिक स्वास्थ्य है, इन सभी चीज़ों में अगर देखोगे जागरूकता का, यानी आज जो हमारा ग्रामीण है, जो हमारा शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग नहीं है। वह समाज या कह सकते हैं कि शासन प्रक्रिया में जिस तरह से उनको भाग लेना चाहिए, यानी प्रशिक्षण का अभाव है और क्षमता निर्माण का अभाव। अन्य मुद्दे क्या हैं, यानी समावेशी और सहभागी शासन में अन्य कौन कौन से मुद्दे या चुनौतियां हैं। पहला क्या, ग्रामीण स्तरीय संसाधनों में भू राजनीतिक चित्रण है, यानी ग्रामीण स्तरीय जो संसाधन है उनमें उनकी भागीदारी बहुत कम है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं में नागरिक प्रतिपुष्टि और वैज्ञानिक संग्रहण है, यानी बड़े पैमाने पर जो सरकार की योजना है उसमें वो नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये समस्या आ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन नव परिवर्तन का, यानी स्थानीय स्तर पर अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो नव शासन में जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उनको पता नहीं है। वार्ड स्तर पर आंकड़ों का आदान प्रदान में सुरक्षा व गोपनीयता, यानी कह सकते हैं वार्ड स्तर पर भी अगर हम देखेंगे, हमारे शहरों में देखेंगे, गांव में देखेंगे, तो वहां पर बहुत सारा सहयोग और पार्टिसिपेट जैसा होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेट वैसा नहीं हो पा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपका हमारा सहभागी शासन था और समावेशी शासन था। यही समावेशी और सहभागी शासन था जो मैंने आपको बताया है। यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।